आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुस्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न करने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा। पाकिस्तान तालिबान झड़प, दोनों सेनाओं में फिर गोलीबारी शुरू। महागठबंधन पर सीट शेयरिंग का प्रेशर। गाजा में फिर लगेगी आग, डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा झटका। हम लड़ने से नहीं डरते, ट्रंप के 100% टैरिफ पर चीन का करारा पलटवार। मिस्र में गाजा शांति सम्मेलन से पहले बड़ा हादसा। सूडान के अल फशीर शहर पर आरएसएफ ने किए हमले। कैसे किया जनता के पैसों का हेरफेर, सामने आई अनिल अंबानी और राणा कपूर की जुगलबंदी। ऑस्कर विनर डायने किटन का निधन, परिवार ने किया प्राइवेसी की मांग। और बड़बोला पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, अभिषेक शर्मा को दे रहा धमकी। दिल्ली में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुस्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किए जाने के मुद्दे पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बात में कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सब जानते हैं कि तालिबानी सोच किस तरह की है। महिला पत्रकारों के साथ जो अफगान एम्बेसी में हुआ, भले ही वह भारतीय विदेश मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं आता, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि विदेश मंत्रालय इस पर संज्ञान ले और तालिबान को पत्र लिखे। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है। महिलाओं के साथ समान तरीके से व्यवहार किया जाता है। इस तरह उन्हें बाहर रखना और शामिल न करना बहुत ही शर्मनाक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा पर कई इलाकों में गोलीबारी चल रही है। इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हो सकता है। इससे पहले शनिवार की रात भी अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान लड़ाकों द्वारा पाकिस्तान की अग्रिम सीमा चौकियों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार दोनों देशों के बीच अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रमदीर, चित्राल और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को बरामचा समेत कई अग्रिम चौकियों पर झड़प हुई। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी के आतंकियों को पाकिस्तान में घुसपैठ कराने के लिए सीमा पर गोलीबारी की गई। पाकिस्तानी मीडिया एक्सप्रेस ट्रिब्यून का दावा है कि गोलीबारी में अफगानिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गई और कई अफगानी सैनिक और टीटीपी आतंकी मारे गए हैं। हालांकि रिपोर्ट में मृतकों और घायलों के सही आंकड़े नहीं बताए गए। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। चुनावी तैयारियों के बीच गठबंधन दलों के बीच अब तक पूरी सहमति नहीं बन सकी है। पहले यह संकेत मिले थे कि सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है और कुछ सीटों पर मामूली मतभेद बाकी है, लेकिन अब मामला फिर से उलझता दिखाई दे रहा है। आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी सहित अन्य दलों के बीच कई सीटों को लेकर मंथन जारी है। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उन पर बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन अब तक कोई अंतिम नतीजा नहीं निकला है। कांग्रेस ने आरजेडी को साफ संदेश दिया है कि किसी भी हाल में 13 अक्टूबर तक सीट बंटवारे का फैसला कर लिया जाए, वरना पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा खुद करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। गाजा में उनके शांति प्रस्ताव पर हमास ने साइन करने से ऐन मौके पर इनकार कर दिया। ट्रंप के इस शांति प्रस्ताव की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही थी। खुद हमास ने पहले कहा था कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, लेकिन अब उसके साइन करने से इनकार करने के बाद गाजा फिर से युद्ध का संकट मंडराने लगा है। इजराइल फिर से गाजा में हमला कर सकता है। हमास ने फिर से इजरायली सेना के साथ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल हमास के सीनियर अधिकारी ने कहा कि यदि इजराइल के साथ युद्ध फिर से होता है तो हमास के लड़ाके जंग लड़ने को तैयार हैं। हमास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शांति योजना पर साइन नहीं करेगा। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के मेंबर होसम बदरान समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए कहा कि हमास ने ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के तहत इस क्षेत्र को छोड़ने के प्रस्तावों को अस्वीकार करता है। साथ ही हथियार छोड़ने से भी इनकार कर दिया गया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया में डराने वाला कदम उठाया है। दरअसल अमेरिका की ओर से चीन से आयातित सभी सामानों पर राष्ट्रपति को 100% टैरिफ का ऐलान किया गया है। ये हाई टैरिफ लागू करने के लिए 1 नवंबर 2025 की तारीख तय की गई है। इसके बाद से ही यूएस चाइना में बड़े ट्रेड वॉर्स के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में ड्रैगन ने भी तगड़ा पलटवार किया है और ट्रंप के इस टैरिफ को मनमाना दोहरा मापदंड करार देते हुए जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दे डाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले महीने की पहली तारीख से सभी चीनी प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ के साथ ही महत्वपूर्ण अमेरिकी निर्यात सॉफ्टवेयर पर सख्त निर्यात नियंत्रण की घोषणा की है। इसे लेकर चीन ने रविवार को अमेरिका के नए ट्रेड अटैक को लेकर जबरदस्त पलटवार किया और वॉशिंगटन के इस कदम को मनमाने दोहरे मापदंड का बड़ा उदाहरण बताया। ये आरोप लगाते हुए चीन के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से इसकी कड़ी आलोचना की गई है। मिस्र के लाल सागर के तटीय शहर सारम एल शेख में एक कार दुर्घटना में कतर के 3 डिप्लोमेट्स की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। यह जानकारी रॉयटर्स ने रविवार को 2 सुरक्षा सूत्रों के हवाले से दी। हादसा उस समय हुआ है जब शहर में सोमवार को गाजा युद्ध खत्म करने और क्षेत्रीय शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक वैश्विक शांति सम्मेलन होने वाला है। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हादसे में मारे गए डिप्लोमेट्स कतर की उस वार्ता टीम का हिस्सा थे या नहीं, जिसने मिस्र के अधिकारियों के साथ मिलकर इस हफ्ते इजराइल और हमास के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना के पहले चरण पर समझौता कराने में भूमिका निभाई थी। सूडान के अल फशीर शहर में एक आश्रय केंद्र पर अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स ने ड्रोन और तोपखाने से हमले किए। आश्रय केंद्र पर 2 बार ड्रोन और 8 बार तोपखाने के गोले से हमले किए गए। स्थानीय लोगों के अनुसार शुक्रवार रात और शनिवार सुबह किए गए इन हमलों में 60 लोग मारे गए। अल फशीर शहर की आरएसएफ ने घेराबंदी की है क्योंकि वह दारपुर क्षेत्र में सेना के अंतिम गढ़ पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहा है। घेराबंदी के कारण शहर में भुखमरी और बीमारी फैल गई है। लगातार ड्रोन और तोपखाने के हमलों से स्थापितों के आश्रय स्थल, मस्जिदें, अस्पताल और क्लिनिक प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच छिड़ा संघर्ष गृह युद्ध में तब्दील हो चुका है। दिग्गज उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। अनिल अंबानी के रिलायंस, एडीए ग्रुप और एस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक चार्जशीट दाखिल की है। इसमें एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई एक सुनियोजित व्यवस्था का खुलासा हुआ है। सीबीआई का कहना है कि यह व्यवस्था उनके कारोबारी हितों को साधने और जनता के पैसे के दुरुपयोग से वित्तीय संकट को छिपाने के लिए बनाई गई थी। सीबीआई का कहना है कि एडीए ग्रुप के कंपनियों एस बैंक और रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट के बीच पैसों का लेन देन बार बार हुआ। RNAM उस समय रिलायंस कैपिटल और जापान की निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस की संयुक्त कंपनी थी। सीबीआई ने बताया कि ट्रांजैक्शन को एक तरह से बनाया गया था वे सेबी के म्यूचुअल फंड नियमों को दरकिनार कर सके। सेबी के नियम निजी प्लेसमेंट के जरिए ग्रुप या सहयोगी कंपनियों में निवेश नहीं किया जा सकता है। एक्ट्रेस का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। डायने के स्पोक पर्सन ने उनके निधन की पुष्टि की है। डायने कीटन लॉस एंजलिस में रहती थी। 11 अक्टूबर को उनका अचानक निधन हो गया, लेकिन इसके कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट ने पीपल को बताया है कि वे उस दिन सुबह सुबह उनके घर पहुंचे और एक्ट्रेस को स्थानीय अस्पताल ले गए थे। डायने कीटन के स्पोक पर्सन ने भी उनके निधन की पुष्टि की है। उन्होंने पीपल से बातचीत में बताया है कि इस समय कोई और जानकारी मौजूद नहीं है। उनके परिवार ने इस दुख की घड़ी में प्राइवेसी की मांग की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उनके खिलाड़ी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत से हाल ही में एशिया कप में 3 मुकाबले हारने के बाद अभी भी पूरे पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तान को इस दौरान अभिषेक शर्मा की कुटाई अच्छे से याद होगी। यही कारण है कि उनके खिलाड़ी आज भी अभिषेक शर्मा को धमकी दे रहे हैं, लेकिन असल मैदान पर जब सामना हुआ तो हर किसी ने देख लिया कि अभिषेक शर्मा क्या कुछ कर सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने अभिषेक शर्मा को लेकर
अटपटा बयान दिया है पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज ईशानुल्लाह खान ने अभिषेक शर्मा को लेकर एक ऐसा आत्मविश्वास से भरा बयान दिया है जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। ईशानुल्लाह ने दावा किया है कि अभिषेक शर्मा उनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे और वह उन्हें 2 से 3 गेंदों में ही पवेलियन भेज देंगे। ईशानुल्लाह के इस बयान को पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बड़बोलेपन के एक और मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।